नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के भूगोल के अंतर्गत आगामी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उत्तराखंड में वन रिपोर्ट 2021 और वन रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन और उत्तराखंड में वन घनत्व, वन प्रतिशत, उसके अनुसार जो जिलेवार रिपोर्ट आई है उसके बारे में। यह है वन रिपोर्ट 2021, लेकिन इसके अंदर वन रिपोर्ट 2019 भी है, ताकि अगर 19 से क्वेश्चन बने तो 19 और 21 से प्रश्न बने तो 21। हर 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी होती है। और वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, उत्तराखंड में वनों का इतिहास करके। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो सटीक आंकड़े हैं 2021 के वो, और जो वन रिपोर्ट 2021 आई है लगभग 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई रिपोर्ट। और इसमें जो आंकड़े आए हैं वो 2019 के आंकड़ों से कितना मैच करते हैं या कितना चेंजेज आए हैं, वो सब हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन जो पहला पार्ट इसने हमने बना रखा है इसमें कि जो वन रिपोर्ट जारी करता है तो इसमें एफएसआई का बहुत बड़ा योगदान है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसरो भी इसमें सहयोग करता है, आईएसआरओ रिमोट सेंसिंग की तरह से या तरीके से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट दे चुका है। रिसोर्स सेट वगैरह जो वन रिपोर्ट जारी करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एफएसआई का गठन कब हुआ तो 1981 में, 1951 में गठन हुआ है। और इसी के तहत प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई, प्रथम वन रिपोर्ट अगर एफएसआई द्वारा तो 1987 में जारी की गई थी, 1987 में। एफएसआई का मुख्यालय यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी देहरादून में है और 1951 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा जो वनों का इतिहास है, उत्तराखंड में वन यानी कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत वनों में कितने सुधार हुए, कौन सी वन पॉलिसीज़ बनी, वो सब भी हमारा एक टॉपिक होगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान वन रिपोर्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले आया वन घनत्व, यानी वन घनत्व का मतलब है किसी निश्चित स्थान पर वनों की प्रतिशतता कितनी है, यानी किसी निश्चित क्षेत्र पर वनों का परसेंटेज क्या है। उसमें भी केवल वन या फिर वृक्ष, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जैसे क्रम से वन आच्छादित क्षेत्र, मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया, कि उस निश्चित क्षेत्र को कितने जंगल ने या फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, ये तो फॉरेस्ट कवर होता है, वन आच्छादित क्षेत्र। दूसरा होता है वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, मतलब ट्री कवर एरिया, ट्रीज ने कितना कवर किया उस क्षेत्र को। तो हमें जब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर आएगा, दोनों को जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ टोटल वन उत्तराखंड में कितने हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड का वन घनत्व देख रहे हैं हम। ये है 2019 के आंकड़े और ये है 2021 के आंकड़े। 2019 में उत्तराखंड में वनों का क्षेत्रफल कितना था, वन आच्छादित क्षेत्र का, और प्रतिशत कितना था। ऐसे ही 2021 में कितना है और कितने की वृद्धि हुई, ये सब चाहिए हमें। तो अब सबसे पहले 2019 में उत्तराखंड में वनों का क्षेत्रफल, उत्तराखंड का क्षेत्रफल आपको बताइए है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। उसके अंतर्गत कितने प्रतिशत या कितने क्षेत्रफल भाग पर वन थे तो 24,303.04 क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन थे। प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो ये 45.44 आ रहा था, यानी 45.44% भाग पर उत्तराखंड में वन थे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। और 2021 में यानी 2 साल में क्या परिवर्तन हुए, हर 2 साल बाद जो रिपोर्ट जारी हो रही है उसके अंतर्गत, तो इस बार जो चेंजेज आए हैं उसमें 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। और प्रतिशत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया है, 45.44%। तो ऐसे ही वृक्ष आच्छादित यानी ट्री कवर एरिया में देखते हैं कि 2019 में उत्तराखंड में कितने वन थे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो टोटल क्षेत्रफल का 841 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष थे और प्रतिशत के हिसाब से 1.57। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, क्षेत्रफल में 1001 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब से 1.87, यानी 2021 में उत्तराखंड में वृक्ष प्रतिशत 1.87 है, जो 2019 में 1.57 था, ये बढ़कर 1.87 हो गया है। अब कितना चेंजेज हुआ है, यानी पिछले 2 वर्षों की रिपोर्ट में उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल और उत्तराखंड के वन प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है, ये देखना है। इस बॉक्स को आधार मानकर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन निकल के आ रहे नीचे कि 2019 की रिपोर्ट में जितने क्षेत्रफल वन थे उसमें कितने की वृद्धि हुई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए
कि उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में वृद्धि यानी पिछले 2 सालों में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2.09 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में, यानी 2019 और 2021 के मध्य। ऐसे ही प्रतिशत में वृद्धि देखी जाए तो हालांकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर 45.4438 इस टाइप से अगर अंतर किया जाए तो इसमें मूलभूत छोटा सा अंतर दिखाई दे रहा होगा। प्रतिशत में कुल वृद्धि हुई है 0.003%। ये उत्तराखंड का 1% और ये उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल वृद्धि है, लेकिन ये केवल वन था यानी फॉरेस्ट था। ऐसे ही हम इसका ट्रीज कवर एरिया देखें, यानी 821 से कितने की वृद्धि हुई है तो 1001 की, और 1.57 से कितने की वृद्धि हुई है तो 1.87 की। इसमें भी अंतर जो आया है थोड़ा बहुत वो देखा जा रहा होगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि क्षेत्रफल में वृद्धि किस में? वृक्ष में। वृक्ष क्षेत्रफल हुआ है में वृद्धि 160 वर्ग किलोमीटर की, मतलब आपने इसमें से इसको माइनस करा है। और प्रतिशत में वृद्धि इन दोनों को माइनस कर दोगे, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है तो 0.29% लगभग। ये वृक्ष और वन है। ये था वृक्ष का, सॉरी ये था वन का, और ये थे वृक्ष। और वन और वृक्ष कैसे अंतर हैं? तो ये कहा जाता है कि किसी निश्चित स्थान पर अगर वनों का प्रतिशत 10% से अधिक है तो वो वन है, अगर 10% से कम है तो वृक्ष है। तो वन और वृक्ष में अंतर पता चला। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, वन और वृक्ष, तो 45.44 जो कि वन है और 1.87 जो कि वृक्ष हैं, इन दोनों को जब जोड़ा तो उत्तराखंड में वनों का 80% आया, 47.31%। ये उत्तराखंड में असली वन है। राष्ट्रीय वन नीतियाँ बहुत सारी आई हैं, लेकिन 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 60% वन होने चाहिए, और जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% वन होने चाहिए, और सामान्यतः किसी भी राज्य में कुल भूभाग का 33% वन होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में वनों का वास्तविक प्रतिशत ये है जिसमें वन और वृक्ष दोनों शामिल हैं। और इसी वन घनत्व को आधार माना जाए तो कि वन घनत्व की दृष्टि से वनों के प्रकार पूछता है अगर प्रश्न, तो 3 प्रकार हैं। अति सघन वन जो बहुत ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, बहुत डेंस एरिया है, मध्यम सघन वन और खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। तो कैसे पता चलेगा कि कोई क्षेत्र वृक्ष अति सघन वन के अंतर्गत आता है, कोई मध्यम सघन वन के अंतर्गत आता है? तो इसके अंतर्गत की डेफिनेशन परिभाषित कर रखी है। देखिए, अति सघन वन वो हैं जहां वनों का वृक्ष क्षेत्र घनत्व 70% से ज़्यादा है, मतलब किसी निश्चित स्थान पर अगर वन 70% से ज़्यादा है तो वो वृक्ष क्षेत्र घनत्व अति सघन वन माना जाएगा। अगर 40 से 70% के बीच वन है तो मध्यम सघन वन माने जाएंगे, और 10 से 40% के बीच वन है तो खुले वन माने जाएंगे, ओपन फॉरेस्ट माने जाएंगे। अब हम ये पता करना है कि 2021 में उत्तराखंड में कितने अति सघन वन थे, कितने मध्यम और कितने खुले वन। लेकिन हमारे पास 2019 की भी रिपोर्ट है। 2019 में उत्तराखंड में अति सघन वन 9.44% थे, तो इस बार भी उतने ही हैं, लगभग 9.44%। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। और मध्यम सघन वन 23.94%, तो इस बार भी 23.87%, थोड़ा सा तकनीकी अंतर देखा जा रहा है। और खुले वन, ओपन फॉरेस्ट देखा जाए तो 2019 में 12.06% और इस बार बढ़कर 12.12 यानी 2.12% है इस बार। ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में खुले वन ये है फिलहाल, और ये मध्यम सघन वन और ये अति सघन वन। ये वन घनत्व की दृष्टि से वनों के प्रकार है। और वन घनत्व क्या है? किसी निश्चित स्थान पर वनों के प्रतिशत। अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम या फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना बढ़ती है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उत्तराखंड में अति सघन वन सर्वाधिक, मतलब वनों की सघनता, प्रतिशतता सबसे ज़्यादा कहाँ है? अगर प्रश्न आता है तो आप कहेंगे नैनीताल में सर्वाधिक वनों की सघनता यानी प्रतिशतता है। अति सघन वन सबसे कम पूछता है तो हरिद्वार। ऐसे ही मध्यम सघन वन सर्वाधिक कहाँ है? तो पौड़ी गढ़वाल में, चूंकि पौड़ी गढ़वाल में वनों का क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है। और मध्यम सघन वन सबसे कम तो उधम सिंह नगर में। और खुले वन, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पौड़ी में। क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है वनों की प्रतिशतता वगैरह। खुले वन सबसे कम कहाँ है? तो उधम सिंह नगर। तो ये 6 क्वेश्चन निकल के आए हैं वहाँ पर। अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, सबसे कम सबसे ज़्यादा। इसी कड़ी में
रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के बारे में पूछता है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल अभिलेखित वन क्षेत्रफल होता है। ऐसे वन होते हैं जो सरकार के या राज्य सरकार के सरकारी रिकॉर्ड में लिख दिए जाते हैं, घोषित कर दिए जाते हैं, चाहे वहाँ पर वन हो या उनकी प्रतिशतता कम हो, उन्हें कहते हैं रिकॉर्डेड वन। तो रिकॉर्डेड वन कितने हैं उत्तराखंड में, जिनने उत्तराखंड के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो 38,000 वर्ग किलोमीटर में। उत्तराखंड का क्षेत्रफल हमने 53,483 लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो मतलब प्रतिशतता लगभग 71.05% है, यानी उत्तराखंड में वनों की प्रतिशतता 71.05% है। लेकिन असली में जो हमने वन देखे थे लगभग 47% के आसपास थे। तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में जो वास्तविक वन है और जो चारागाह वगैरह हैं या जो ऐसी वनस्पतियां, ऐसे क्षेत्र जो किसी की निजी प्रॉपर्टी हो सकती है, उन सबको अगर मिला जाए तो वो बनता है रिकॉर्डेड वन प्रतिशत। और रिकॉर्डेड वन प्रतिशत को बेस माना जाए तो उत्तराखंड में वनों के प्रकार कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे आपको। ये उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2019 होगी और ये होगी 2021। हमें चूँकि 2019 और 21 के आंकड़े को तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो इसके हिसाब से 3 प्रकार के वन है। आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और अवर्गीकृत जिनको क्लासिफाई नहीं कर सकते हम, अनक्लासिफाइड। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए 2019 में 69.86 था और संरक्षित वन प्रोटेक्टेड एरिया इतने थे, और अवर्गीकृत जिनको कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया वो इतने थे। लेकिन इस बार 2021 की रिपोर्ट में देखा गया है तो 69.86 सेम है, लगभग आरक्षित वन है, और 26.01% संरक्षित और 4.13% अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड, इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो ये वनों के प्रकार थे, लेकिन रिकॉर्डेड वन प्रतिशत के हिसाब से थे। 2019 और 2021 के आंकड़े थे। और अलग अलग प्रकार से जो रिपोर्ट पूछी जा रही है उसी में समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वन भी पूछा गया है कि वैसे टोटल वन में कुमाऊं मंडल में कितने वन हैं, तो 59.84 मतलब 60% के आसपास कुमाऊं में वन है, यानी ज़्यादा वन कुमाऊं में है, और लगभग 40.16% यानी 40% के आसपास गढ़वाल में वन है। और ये ऊंचाई के अनुसार था वन प्रतिशत। ऊंचाई के अनुसार देखोगे तो हालांकि ये रिपोर्ट अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट की गई है, तो 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पर इतने वन है, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर इतने वन है 16.29, और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 41.31% वन है, मतलब सर्वाधिक वन है उत्तराखंड में। और ऐसे ही ये ऊंचाई अगर बढ़ती रहे तो फिर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 23.76, फिर और ज़्यादा हाइट पर जाओगे तो ये, और 4000 मीटर से ज़्यादा हाइट पर जा रहे हो तो 0.03% वन है। तो ऐसा लगता है कि लगभग मध्य हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वन है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज वन रिपोर्ट की बात की जाए कि जिलेवार वन रिपोर्ट कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, सर्वाधिक वन प्रतिशत, अधिकतर आंकड़े यहीं से पूछे जा रहे हैं, ये भी आपने देखा ही होगा। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, ये 6 क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो पौड़ी होगा, दूसरे स्थान पर नैनीताल और तीसरे स्थान पर उत्तरकाशी। तो सबसे पहले पौड़ी का स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। ऐसे ही सबसे कम वन क्षेत्रफल कहे उत्तराखंड के 13 जिलों में तो उधम सिंह नगर का होगा स्थान, और दूसरे स्थान पर हरिद्वार और तीसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग। अच्छा, सर्वाधिक वन प्रतिशत कहे, प्रतिशत ये क्षेत्रफल चल रहा था दोनों, सर्वाधिक वन प्रतिशत कहे तो नैनीताल होगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है नैनीताल। उसके बाद चंपावत और पौड़ी दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और सबसे कम वन प्रतिशत कहे चौथा प्रश्न तो उसका होगा उधम सिंह नगर, यानी क्षेत्रफल और प्रतिशत में दोनों उधम सिंह नगर, लेकिन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन पौड़ी में, प्रतिशत में सर्वाधिक वन नैनीताल, ही ध्यान रखना आपने। दूसरा स्थान हरिद्वार और तीसरा पिथौरा। ये 4 प्रश्न बनने के बाद पिछले 2 वर्षों की वन रिपोर्ट को अगर आधार माना जाए तो 2019 और 2021 की वन रिपोर्ट में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है। 2 और प्रश्न बना रखे यहाँ पर। वन क्षेत्रफल में पिछले 2 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है अगर पूछता है तो नैनीताल है, जबकि पिछली बार की रिपोर्ट में उत्तरकाशी था। और वन प्रतिशत में सबसे कम वृद्धि यानी सबसे कमी कहाँ हुई है तो उधम सिंह नगर, यानी उधम सिंह नगर, हर जगह उधम सिंह नगर है यानी कम के हिसाब से। लेकिन वन क्षेत्रफल में पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा वन नैनीताल में बढ़े हैं और सबसे कम उधम सिंह नगर, भी ध्यान रखना आप। और सर्वाधिक वन पौड़ी में है और सबसे कम वन है उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक वन प्रतिशत नैनीताल में और सबसे कम वन प्रतिशत US नगर में। ये थी वन रिपोर्ट और वन रिपोर्ट के
आंकड़े। अच्छा, चूंकि केवल वन रिपोर्ट आधार नहीं है, चूंकि हम एक नज़र वनों के इतिहास पर डालते हैं कि वन रिपोर्ट, वैसे मैंने बताया था कि वन रिपोर्ट कौन जारी करता है और वन रिपोर्ट कैसे कैसे प्रकाशित होती है, लेकिन फिर भी अगर इसके इतिहास पर जाया जाए, चूंकि फॉरेस्ट गार्ड में इसके इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे हैं विगत वर्षों में, तो इसलिए हमने वनों का इतिहास और वन नीतियों पर एक नज़र रखनी है यहाँ पर। कुमाऊं कमिश्नरी के शासनकाल में हेनरी रैमजे के समय 1861 में कुमाऊं कमिश्नरी हेनरी रैमजे के समय वन बंदोबस्त करवाया था, यानी वनों की माप जो करवाई थी पहली बार, क्योंकि भूमि बंदोबस्त तो बहुत बार हुए हैं, गोरखाओं ने करवाए थे, हमारे उत्तराखंड में मध्यकाल में चंद राजाओं ने भी करवाई, लेकिन वन बंदोबस्त का जिक्र हुआ है पहली बार, तो पहला वन बंदोबस्त 1861 में हुआ है। फिर 1864 में भारतीय वन विभाग का गठन हुआ, ये सब ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत हो रहा है, और इसके प्रथम निरीक्षक या महानिरीक्षक थे डिट्रिच ब्रैंडिस। ये बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड के इतिहास में, कई बार क्वेश्चन बने हैं डिट्रिच ब्रैंडिस से, क्या उन्होंने किया, ये सब प्रश्न भी इसमें आएगा भी। अच्छा, 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना हुई, IFS कहते हैं हम, जैसे इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, वन विभाग से संबंधित। और 1865 में ये सब हेनरी रैमजे का कार्यकाल है, जब वो कुमाऊं कमिश्नर थे। प्रथम वन अधिनियम लाया गया 1865 में, फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम वन अधिनियम कब आया, तो 1865 में, और इसमें वनों की जो अंधाधुंध कटाई थी उस पर रोक लगाई गई। वन अधिनियम का लक्ष्य ये था कि जो वनों की अवैध कटान हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत उसकी अपने ठेकेदारों द्वारा ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी उस पर रोक लगाने के लिए कहीं न कहीं ये प्रयास था। फिर उसके बाद 1868 और 69 के बीच क्या हुआ, कुमाऊं में और गढ़वाल में वन विभाग का गठन हुआ। अलग अलग कुमाऊं में 1868 में और 69 में गढ़वाल में वन विभाग बना दिए गए। इसी कड़ी में फिर 1865 आया, टिहरी में केशवानंद की अध्यक्षता में, जो टिहरी राज्य अलग से था वहाँ पर अध्यक्षता में वन विभाग का गठन हुआ, क्योंकि टिहरी राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में था इस समय, वहाँ टिहरी के राजा राज करते थे, तो वहाँ पर भी अलग से वन विभाग का गठन हुआ है। फिर 1878 में क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण घटना हुई है कि जो 1865 का वन अधिनियम लाया गया था ना, 1865 का जो हमने पढ़ा था कि प्रथम वन अधिनियम लाया गया था, इसमें थोड़ा संशोधन चाहिए था। तो 1878 में क्या हुआ, पहली बार जो 1865 का वन अधिनियम था उसमें संशोधन करने के लिए एक और अधिनियम लाया गया। 1865 के वन अधिनियम में संशोधन करने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1878 लाया गया। तो पहला वन अधिनियम 1865, और उसमें संशोधन करने के लिए कौन सा वन अधिनियम आया, तो 1878 का लाया। क्या किया गया इसके तहत, मतलब जो संशोधन अधिनियम था 1878 का, इसके तहत वनों को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित और संरक्षित, रिजर्व कर दिए गए, कुछ प्रोटेक्ट कर दिए गए आरक्षित वनों से। तो पहली बार उत्तराखंड में या भारत के संदर्भ में वनों को दो भागों में कब बांटा गया, तो वन अधिनियम 1978 के तहत। अच्छा, इसमें और क्या खास हुआ, भारतीय वन अधिनियम 1978 क्यों फेमस है, क्योंकि भारतीय वन अधिनियम 1978 के तहत इमारती लकड़ी के कटान पर टैक्स अनिवार्य कर दिया, क्योंकि बहुत सारी लकड़ी का कटान हो रहा था, अवैध कटान, तो उस पर टैक्स लगा दिया गया, पहली बार ऐसा हो रहा था। अच्छा, नेक्स्ट कि 1878 में डिट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा भारत के प्रथम फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना हुई, FRI के नाम से फेमस हो जाएगा जो, और इसकी नींव पड़ी है 1878 में। और फॉरेस्ट स्कूल का नाम 1884 में आगे चलकर फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून किया गया। ये इसके अलग अलग नाम है, जिसे 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कह दे रहे हैं हम, जिसे सीधा, क्योंकि FRI की स्थापना कहीं भी देखोगे तो 1906 दिखाई देगा आपको। तो ये 1906 में तब हुई है, जब इससे पहले इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, पहले फॉरेस्ट स्कूल, ये सब नामों से जाना जाता था। ये सब योगदान है डिट्रिच ब्रैंडिस का। और फिर 1894 में 1894 में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत वाइल्कर के नेतृत्व में प्रथम वन नीति जारी की गई थी। देखिए, ये पहली वन नीति की बात हो रही है 1894 में, और वाइल्कर के नेतृत्व में। और फिर इसी में संशोधन हेतु तो आगे भी प्रोसेस होती रही। ये वन नीति है, ध्यान रखना, पहली वन नीति कहता है, तो प्रथम वन नीति और पहला वन अधिनियम 1865 का। 1878 में वन अधिनियम में संशोधन के लिए एक और वन अधिनियम, और फिर 1927 में एक और भारतीय वन अधिनियम। ये भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए था, कुछ और संशोधन लाने थे इसलिए। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 जब लाया गया था, तो किन बातों को ध्यान रखा गया, इसमें वनों को 3 भागों में बांट दिया गया, जबकि 78 में 2 भागों में बांटा था।
आरक्षित संरक्षित ये तो पहले से ही थे, इस बार तीसरा स्थान दिया ग्रामीण वनों को, यानी पंचायत के वनों को। और पंचायतों में जो वन थे उनको महत्व प्रदान करते हुए अंततः 1927 के वन अधिनियम के तहत 1931 में वन पंचायत कानून लागू किया। बहुत बार प्रश्न पूछा है वन पंचायत कानून कब लागू हुआ, और फिर वन पंचायत प्रणाली की शुरुआत भी हो गई। भैया वनों को पंचायत के अधीन रखा जाए और पंचायत के लोगों को वनों को प्रयोग करने की कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए। तो फिर 1932 में केवल हरिद्वार जो कि तराई के हिस्से हुआ करते थे उसको छोड़कर शेष उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ सब वन पंचायतों का गठन भी कर दिया गया। पहली बार ऐसा हो रहा था। और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत से जाना और भारत की आज़ादी के बाद तुरंत वनों के संरक्षण के लिए 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जारी की गई। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में, और उस समय पूरे भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया? 1952 में, जुलाई 1952 में। जुलाई के पहले सप्ताह में आज भी वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। के.एम. मुंशी के नेतृत्व में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई और प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह को यानी 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है आज भी, क्योंकि इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी के द्वारा भारत की स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति के तहत की गई थी और ये कार्यक्रम चलता रहता है आज भी। और क्या संशोधन हुए वनों के? फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 का, वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए। बस वैसे डायरेक्ट पूछता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में। इसके तहत वन्य जीव को बचाने के लिए कई कानून तैयार किए गए। और वन संरक्षण अधिनियम अगर पूछे, ये तो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। ये था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। तो 1980 और 1972 ध्यान रखिएगा, ये वनों के बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए। अच्छा, ज़्यादा हमने कि वन रिपोर्ट कौन जारी करता है ये सब पढ़ लिया था। तो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसे हम FSI कहते हैं, फॉरेस्ट सर्वे की स्थापना की गई और देहरादून में इसका मुख्यालय बनाया गया। FSI के नाम से फेमस हो गया बाद में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और इसने 1987 में पहली वन रिपोर्ट जारी कर दी थी। जो आज वन रिपोर्ट आई है 2021 में, इससे संबंधित सबसे पहली वन रिपोर्ट 1987 में आई थी और हर 2 साल बाद वन रिपोर्ट आती गई और तब से लेकर अब तक लगभग 17 वन रिपोर्ट जारी जा चुके हैं। जो 2021 की वन रिपोर्ट है 17वें नंबर की है। चलिए, इसमें और कोई क्वेश्चन बनता है तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना के बारे में पूछता अगर तो 1982 अलग से क्वेश्चन पूछता है। और जो राष्ट्रीय वन नीति 1928 की बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी उसके बारे में क्या था? उसमें क्या था कि देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए, जिसमें से भी 60% वन पर्वतीय क्षेत्र में और 25% वन मैदानी क्षेत्र में होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति 1928 कहती है। 10 साल बाद इसमें संशोधन हुआ तो 1998 में भी कुछ न कुछ परिवर्तन करने के बाद इसी वन नीति को आगे बढ़ा दिया गया और फिर लगातार वन नीतियाँ जारी रही। उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 के तहत जैव विविधता संरक्षण की बात कही गई और वन क्षेत्र तथा वन उत्पाद में वृद्धि करने की बात कही गई। और फिर राष्ट्रीय वन नीति 2016 में और कुछ परिवर्तन के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ग्रीन टैक्स लगाने की बात कही गई कि वनों का अगर उपयोग हो रहा है तो टैक्स लगना चाहिए। और वुड इज गुड नामक कार्यक्रम चलाए गए। और फिर वर्तमान में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज 2019 के तहत पंचायतों को विलेज फॉरेस्ट के अंतर्गत लाने की बात की गई कि जो पंचायत के बने उन्हें विलेज फॉरेस्ट के अंतर्गत लाया जाए। और इस बात का काफ़ी विरोध भी हो रहा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर वो विलेज फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं तो स्थानीय लोगों को और ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं। और वर्तमान में जो इसरो ISRO भी वन रिपोर्ट जारी करने में मदद करता है, तो वो रिमोट सेंसिंग के तहत रिसोर्स सेट 1 और रिसोर्स सेट 2 वगैरह इनका भी इस्तेमाल हो रहा है वन रिपोर्ट जारी करने में। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रणाली के तहत 2003 में रिसोर्स सेट 1 और 2011 में रिसोर्स सेट 2 ये भेजे गए थे वनों के आंकड़ों के अध्ययन के लिए। और वर्तमान में रिसोर्स सेट 2 के तहत ये ऑप्टिकल सेंसर LISS इसका प्रयोग हुआ है वन रिपोर्ट जारी करने में। तो जो ज़मीन को अच्छी तरह स्कैन कर सकता है, वनों की सबसे अच्छी रिपोर्ट जारी कर सकता है। तो कौन वन रिपोर्ट जारी करता है? तो FSI के अलावा इसरो भी वन रिपोर्ट जारी करने में भूमिका निभाता है। उसमें भी रिसोर्स सेट 1 और 2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।